उपग्रह तस्वीरों में एक अजीब संरचना दिखती है, एक पुल जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। वैज्ञानिक इसके नीचे पानी की गहराई मापते हैं तो पाते हैं कि ये एक समान ऊंचाई का है। प्राकृतिक रूप से इतना सीधा और समान पुल बनना नामुमकिन है, तो क्या इसे इंसानों ने बनाया? लेकिन हजारों साल पहले कौन सी तकनीक इसे बना सकती थी? रहस्य को सुलझाने के लिए वीडियो देखते रहें। वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा प्रसंग है जो सिर्फ आस्था नहीं, इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट लगता है। भगवान राम की सेना समुद्र के सामने खड़ी है, कोई रास्ता नहीं, और तब नल और नील नाम के दो वानर आगे आते हैं। उनके पास एक अजीब क्षमता थी। जिस पत्थर पर वे भगवान राम का नाम लिख देते, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं, तैरता रहता। सोचिए, पूरी सेना पत्थरों पर लिख रही है और एक एक कर समुद्र में रख रही है। हर पत्थर सतह पर टिका रहता। इस तरह 5 दिनों में 100 योजन लंबा पुल खड़ा हो गया, आज का 34 किलोमीटर। लेकिन ये सिर्फ कथा है या किसी खोई हुई तकनीक का संकेत? क्योंकि जब आधुनिक विज्ञान ने इस पुल की जांच की तो नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। 2002 में नासा ने आधिकारिक रूप से इस संरचना की तस्वीरें जारी की, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भूवैज्ञानिकों ने, समुद्र विज्ञानियों ने नहीं, भूवैज्ञानिकों ने यहां के पत्थरों की उम्र जांचनी शुरू की। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र तल पर रखे ये पत्थर कोई 40 मीटर की गहराई तक फैले हुए हैं। इनकी उम्र निकली 7000 साल। लेकिन रुकिए, जिस रेत और मूंगे के बिस्तर पर ये टिके हुए हैं उसकी उम्र महज 4000 साल, यानी पत्थर अपने बेस से 3000 साल पुराने हैं। ये भौतिकी और सामान्य बुद्धि दोनों को चुनौती देता है। कैसे कोई चीज अपनी नींव से इतनी बड़ी हो सकती है? मानो आप अपनी 10 पीढ़ी पहले के पूर्वज के कंधे पर खड़े हों। फिर उन्होंने पत्थरों की बनावट देखी। माइक्रोस्कोप के नीचे साफ दिखा, ये किसी भी आसपास के भूभाग से मेल नहीं खाते, न तट से न समुद्री चट्टानों से। ये हवा में बने पत्थर हैं, पानी में नहीं। इन्हें यहां लाया गया है किसी बाहरी स्रोत से, जानबूझकर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इस ढेर के बीचों बीच मिली। जर्मन वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब कोर सैंपल निकाला तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदल दिया। कोर सैंपल के अंदर उन्हें मिला रेत, लेकिन समुद्र तल की सामान्य रेत नहीं। ये रेत एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नींव भरने से पहले जमीन तैयार की जाती है। जर्मन टीम के प्रमुख डॉक्टर कास्टन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह संरचना भूकंपीय भार को सोखने के लिए डिजाइन की गई लगती है। अब इसे समझिए, अगर ये द्वीपों की प्राकृतिक श्रृंखला मात्र होती तो रेत बेतरतीब पड़ी होती, लहरों का दबाव, धाराओं का बहाव, सब कुछ अलग दिशा में काम करता। लेकिन यहाँ तो हर परत एक जैसी मोटाई की, हर दाना एक निश्चित कोण पर। भूवैज्ञानिक इसे एओलियन डिपॉजिट कहते हैं, हवा द्वारा लाई गई सामग्री। सवाल ये है, समुद्र के बीच हवा का जमाव कैसे हुआ? जवाब है, हुआ नहीं, इसे जानबूझकर बिछाया गया। मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामास्वामी ने जब इसी रेत पर कार्बन डेटिंग की तो तारीख निकली 4000 वर्ष पूर्व। ठीक वही समय जब वाल्मीकि रामायण में सेतु निर्माण का उल्लेख है। ये संयोग है? और फिर सामने आया सबसे बड़ा रहस्य, पत्थरों के नीचे। जब वैज्ञानिकों ने उन पत्थरों को हटाकर नीचे देखा तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। पत्थरों के ठीक नीचे एक परत थी, परत ऐसी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। कैल्शियम कार्बोनेट और मूंगे के कंकालों का एक सख्त मिश्रण। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट थी 7000 वर्ष। ये सुनकर पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण दल सन्न रह गया। क्यों? क्योंकि अगर ये कड़ी 7000 साल पुरानी है तो इसके ऊपर बिछी चट्टानें उससे भी प्राचीन होनी चाहिए। फिर अन्ना विश्वविद्यालय की टीम ने कोरल नमूनों पर ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक लगाई। नतीजा, मूंगे के टुकड़ों की आयु 4000 से 6000 साल के बीच। लेकिन जिस बात ने सबको हिलाकर रख दिया वो थी पत्थरों की स्थिति। वे एक क्रम में रखे हुए थे, छोटे ऊपर, बड़े नीचे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बांध बनाता है। अब सोचिए, अगर ये प्राकृतिक बनावट है तो यहाँ सिर्फ रेत और गाद मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो हर पत्थर के नीचे एक स्पेसिफिक बाइंडिंग मटेरियल है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने जब इस बाइंडिंग एजेंट की रासायनिक संरचना देखी तो वे हैरान रह गए। इस पदार्थ का फॉर्मूला आज की कोई भी ज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं समझा सकती। इसकी आयु 7000 वर्ष। ये खोज एक ऐसी तकनीक की ओर इशारा करती है जिसे इतिहास की किताबों में कहीं जगह नहीं मिली। लेकिन असली तूफान तो साल 2002 में आया। नासा ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि राम सेतु एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। बस फिर क्या था? ये बयान आते ही भारत में भूचाल आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए। किसी ने कहा यह हमारी आस्था का अपमान है, तो कोई चिल्लाया कि नासा अपनी सीमा में रहे। इतना हंगामा मचा कि इसरो को बीच में कूदना पड़ा। और यहीं से शुरू हुई 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अनकही जंग। नासा कह रहा था प्राकृतिक है और इसरो के साइंटिस्ट चुपचाप अपनी लैब में डेटा खंगाल रहे थे। माहौल इतना गर्म हुआ कि मीम्स बनने लगे। एक तरफ नासा का सैटेलाइट इमेज वाला लॉजिक, दूसरी तरफ कोरल रॉक्स के नीचे मिली वो रहस्यमयी परत। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग लग गई। कोई लिखता, ब्रदर ये तो एडवांस सिविलाइजेशन का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता है। तो कोई सवाल उठाता, अगर ये प्राकृतिक है तो बीच बीच में ये स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज क्यों है? इसरो की चुप्पी ने जिज्ञासा को और हवा दी।
फिर अचानक एक लीक हुई रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। नासा के अपने कुछ एडवाइजर्स ने माना कि इमेजिंग में कुछ अनियमितताएं हैं जो सामान्य सैंडबार में नहीं दिखती। ये दो स्पेस एजेंसियों की खींचतान आखिरकार उस पुल तक जा पहुंची जिसे कभी वानर सेना ने बनाया था। और मजेदार बात यह है कि जिस दिन ये बहस चरम पर थी, दुनिया भर के देखने वालों को दो अलग अलग सैटेलाइट व्यू दिखाए गए। एक नासा का पुराना स्नैपशॉट, धुंधला और अधूरा। दूसरा इसरो का हाई रेजोल्यूशन मैप, बिल्कुल साफ और विस्तृत। और उस मैप में जो नजर आया वो किसी प्राकृतिक संरचना जैसा बिल्कुल नहीं था। जब ये तस्वीरें सुर्खियों में आईं तो हंगामा मच गया। मामला पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय। और यहां आकर पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वर्ष 2007 की बात है। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ। सामने था सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट, एक विशाल नहर परियोजना जो जहाजों का रास्ता छोटा करने के लिए इसी प्राचीन सेतु को काटकर निकाली जानी थी। सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामे में जो लिखा था वो सुनकर पूरे देश का खून खौले था। सरकार ने कहा, राम सेतु का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, रामायण महज एक मिथक है और भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया गया। ये बयान आग में घी डालने जैसा था। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे, धार्मिक संगठन अकड़ गए, राजनीति गर्मा गई। मामला आस्था बनाम तर्क का हो गया था। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकारों ने तर्क दिया कि ये तो रेत का एक प्राकृतिक ढेर है। लेकिन जनता का सवाल था, अगर ये प्राकृतिक है तो आधुनिक तकनीक से बनाए गए इसरो के मानचित्र में हर पत्थर एक सीधी रेखा में क्यों दिखता है? फिर तो नासा ने भी अपने पुराने बयान से किनारा कर लिया और कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि ये मानव निर्मित नहीं है। तनाव इतना बढ़ा कि सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा। लेकिन इस मुकदमे ने एक गहरी खाई खोल दी थी, विज्ञान और आस्था के बीच का वो स्थान जहां कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। और तभी जब अदालत में बहस अपने चरम पर थी, एक और सच्चाई सामने आने लगी। सरकार के पास राम सेतु के लिए एक और योजना थी, सेतु समुद्रम परियोजना। सोचिए, आप एक तैसे पुल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे करोड़ों लोग भगवान का बनाया हुआ मानते हैं, और दूसरी तरफ बुलडोजर तैयार खड़े हों। इस परियोजना का मकसद था समुद्र के बीच से एक नहर निकालना ताकि जहाज़ों को श्रीलंका का चक्कर न लगाना पड़े। बस कुछ घंटों की बचत। लेकिन इस बचत की कीमत क्या होती? हजारों साल पुरानी चट्टानों को खोदकर अलग कर देना। 36 जहाज उस वक्त रोज इस रास्ते का इंतजार कर रहे थे। सरकारी रिपोर्ट कहती थी कि हर साल करोड़ों रुपए का ईंधन बचेगा, व्यापार तेज होगा, अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। लेकिन समुद्र की गहराई में जो चुप्पी थी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। क्योंकि जहां विकास की बातें होती हैं वहां अक्सर अतीत की आवाजें दब जाती हैं। मछुआरे डरे हुए थे कि समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे कि सुनामी की ताकत और बढ़ सकती है। मगर असली सवाल तो आस्था का था। क्या पैसे के लिए भगवान के निशान मिटाए जा सकते हैं? यह लड़ाई अब सिर्फ अदालत की नहीं, समुद्र की लहरों से भी टकराने वाली थी। वही लहरें जो सदियों से उन पत्थरों को सहलाती आई थीं, मानो कुछ फुसफुसा रही हों। फिर वो रात आई जब भूवैज्ञानिकों की टीम ने आखिरकार उस रिपोर्ट को खोला जिसका पूरे देश को इंतजार था। लैब की सफ़ेद रोशनी में डॉक्टर राजन ने जैसे ही डेटा स्क्रीन पर डाला, कमरे में सन्नाटा छा गया। वो जो रिपोर्ट सालों से सरकारी दराजों में धूल खा रही थी, उसने एक ऐसा राज उगल दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समुद्र तल से लिए गए कोर सैंपल की कार्बन डेटिंग ने जो बताया वो त्रेता युग की तारीखों से बिल्कुल मेल खाता था। ये कोई 7000 साल पुरानी प्राकृतिक रेत की पट्टी नहीं थी। जब उन्होंने सोनार इमेजिंग देखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के नीचे बिल्कुल सीध में रखे गए विशालकाय पत्थर, जिनके किनारे इस कदर सटीक थे मानो किसी प्राचीन इंजीनियर ने हर चट्टान को नाप तौल कर जमाया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पत्थर जिन्हें पानी पर तैरने वाला बताया जाता था, उनकी भीतरी बनावट असल में हवा से भरी कोरल चट्टानों की थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था प्रकृति में कहीं और नहीं मिलती। भूविज्ञान की कोई किताब इसकी व्याख्या नहीं कर पा रही थी। अमेरिकी जियोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल्स ने जब वो तस्वीरें देखीं तो चुपचाप अपना चश्मा उतारा और बोले, ये तो मानव निर्मित संरचना के सारे लक्षण दिखा रहा है। 40 साल के अनुभवी वैज्ञानिक की आंखों में वो हैरानी साफ झलक रही थी। सरकारी फाइलों में ये निष्कर्ष भी दर्ज हुआ कि इतने विशाल पत्थरों को समुद्री लहरें कभी इतनी सटीकता से एक लाइन में नहीं ला सकती। हर सबूत अब उस ओर इशारा कर रहा था जिसे सुनने से बरसों तक लोग कतराते रहे। और तभी समुद्र की लहरों ने फिर वही फुसफुसाहट दोहराई, एक ऐसा राज जो सदियों की चुप्पी तोड़कर आखिरकार सबके सामने आ चुका था। तो ये था राम सेतु, पत्थरों का वो रहस्य जो समंदर की गोद में पड़ा पड़ा भी सदियों से हर आने वाली लहर से सवाल पूछ रहा है। न जाने कितने ज्वालामुखी, कितनी भूकंपीय हलचलें इस धरती ने झेली, लेकिन चूने के ये पत्थर आज भी अडिग खड़े हैं। न डूबे, न खिसके, न टूटे। सरकारी रिपोर्टें अपनी बात कह चुकी हैं, सैटेलाइट तस्वीरें अपनी गवाही दे चुकी हैं। पर जब विज्ञान थककर चुप हो जाता है ना, तब श्रद्धा की एक आवाज उठती है। वही आवाज जो रामायण के पन्नों से होती हुई आज तक पहुंची है। अगली बार जब पूर्णिमा की रात आए और समंदर का जल सुनहरा हो उठे, जरा ठहर कर सोचिएगा, ये पुल सिर्फ पत्थरों का नहीं,
आस्था और तर्क के बीच का भी तो हो सकता है। फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं अगले रहस्य में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।